बिहार का एक गांव है देसारी, ज़िला लगता है वैशाली। वैशाली ज़िले में देसारी गांव में श्री राम टहल सिंह जी के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रणजीत कुमार सिंह। रणजीत सिंह 2008 बैच में 49वीं रैंक के साथ IAS अधिकारी बने। देसारी से देश तक की यात्रा कैसी रहेगी, आज हम सर से पूरा बातचीत करेंगे। आराम से कैजुअल बातचीत होगी, बिना किसी भूमिका के हम शुरू करेंगे। सर, आप मूलतः बिहार से हैं। यस। आप बिहार को कैसे देखते हैं? आप बिहार को मैं देखता हूँ कि एक डेवलपिंग स्टेट है और अभी भी जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कम है। और लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो बिहारी है वो काफ़ी मेहनती होते हैं, चाहे वो पढ़ने में हो या फिर दूसरे स्टेट में जाकर दूसरे स्टेट को बनाने में हो। और डेंसिटी के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी अत्यधिक है, तो निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी भी बिहार में है। ऐसे में बिहारी जो है वो बाहर भी है और बिहार में रहकर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आप बिहार की जो इस समय इमेज है जो बिहार है उससे आप संतुष्ट हैं? और निश्चित रूप से। और चूँकि जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगी और गरीबी बेरोजगारी होगी, थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन बिहार की पोजीशन अभी पहले से बेहतर हुई है। अच्छा जी। सर, बिहार में आपने भी जन्म लिया देसारी में, जैसे मैंने बताया। तो आप अपने बारे में भी हमें कुछ बताइए कि आप बिहार में जब पढ़ रहे थे तो कैसा माहौल था बिहार का, और मतलब आपके पिताजी क्या करते थे, कैसा माहौल था, मतलब सारी चीज़ें कैसे आपने? एक्चुअली मैं एक बिहार के छोटे से गांव से आता हूं और गांव में जो प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की थी जी। तब के समय में देखा जाए तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ही हुआ करता था, कोई प्राइवेट स्कूल से बहुत कम होती थी जी। और आज के दौर में देखें तो 15 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है और प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे आ गए हैं। तो डिपेंडेंसी जो थी वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल पे ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से पंक्चुअलिटी बहुत थी, टीचरों में छात्रों में बहुत अधिक देखा जाता था। अभी बहुत सारे स्कीम्स आने के बाद भी बच्चे जो है वो स्कूल में कम जा पाते हैं, या जाते भी हैं तो वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है। लेकिन सभी हमारे समय में जितने भी लोगों ने क्रैक किया UPSC या फिर दूसरे भी जॉब में गए, वो सभी के सभी गवर्नमेंट स्कूल से थे। और ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि का सबसे खासियत ये होती है कि हम अपने कल्चर के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ जानकारी जो है गांव से मिल जाती है। इसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा गांव बहुत अच्छा रहा और अभी भी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। पिताजी पहले वो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, वहाँ होटल का कारोबार था, बाद में वो गांव लौट गए थे और फिर खेतीबाड़ी इस काम को उन्होंने संभाला था। IAS बनने के बाद पिताजी का मूल काम जो है वो सोशल वर्क ही है, लोगों को हेल्प जो हो सकता है उसको काम में लगे रहते हैं। तो सर, ये जब जीवन आप बड़े हो रहे थे तो ये UPSC अचानक लाइफ में कैसे आ गया? एक्चुअली UPSC आने के पीछे की जो मुख्य वजह है कि जब मैं 4th क्लास में था और पूरे बिहार में फ्लड आई हुई थी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी उस समय जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि सब लोग यह सोच रहे थे कि या बोल रहे थे कि अभी कलेक्टर साहब आएंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सभी को जो ज़रूरी सामान है वो मिल पाएगी। तो उन्होंने बताया था कि अगर जॉब में जाना है तो IAS बने। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे मन में आ गया था, या सीडिंग मेरे मन में हो चुकी थी कि मुझे IAS बनना है। और इसी के हिसाब से मैंने 10th किया, 10+2 किया साइंस से, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से। सर, बिहार और यूपी की ये खासियत है सबसे ज़्यादा IAS IPS देने की, इसके पीछे का आप क्या रीज़न मानते हैं? कई रीज़न लोग बताते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल रीज़न क्या है? मेरा एक्चुअल रीज़न जो लगता है कि देखिए, ये वैसे स्टेट रहे जो फ्यूडल स्टेट रहे हैं। फ्यूडल स्टेट में IAS IPS की खनक अच्छी रही है, और जो आजकल हालांकि वो लूमेक्स और लाइट नहीं रही है, लेकिन वो उसको देख कर जो यूथ होते हैं वो काफ़ी प्रेरित होते हैं और सम्मान काफ़ी होता है सोसाइटी में, स्टेट में, और आपको काम करने की फ्रीडम भी बहुत होती है। इन सब बातों को देखते हुए देखा जाए तो बिहार UP से अधिक IAS IPS होते हैं। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरी भी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा होता है। जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो फिर IAS IPS भी ज़्यादा होते हैं जी। अच्छा, IAS जब बन गए तो कहते हैं कि लाइफ बदल जाती है। वो IAS बनने के बाद क्या क्या बदलाव आ जाते हैं जीवन में, या फिर कहते हैं जीवन ही बदल जाता है? क्या देखिए, IAS बनने के पहले तक ऐसा ड्रीम रहता है कि IAS बनने के बाद यह करेंगे वो करेंगे। IAS बनने के बाद जो है आप ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं, ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं और काम के प्रति आप ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। एक तो चेंजिंग ये आता है। दूसरा ये होता है कि आपको जब सोसाइटी, समाज और सभी तरफ से जब सम्मान मिलता है तो आपको काम करने की धुन भी सवार हो जाती है, काम आप अधिक करते हैं, जीवन में एक बदलाव आता है। और कॉमनली जो है आप ये सोचते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि सकारात्मक होता है आप उसको ले पाते हैं। यानी कि अब तक जो आप सोचते हैं कि छोटे छोटे डिसीजन ले सकते हैं, IAS बनने के बाद बड़े डिसीजन ले सकते हैं और उससे
स्टेट को या फिर समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। बाकी मुझे जो लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में बदलाव का है तो काफ़ी हम अनुशासित हो जाते हैं, सब कुछ जो है अनुशासन के हिसाब से चलता है और प्रोटोकॉल इस तरह और डिग्निटी आ जाती है कि बहुत सारा चीज़ जो है आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके बहुत सारे लॉ बाइंडिंग हो जाती है, यह बदलाव आ जाता है। अच्छा, ये थी मंजिल की बात। अब कहते हैं कि सफ़र जो है वो मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो इस सफ़र में आपने क्या क्या सीखा? बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी तैयारी के दौरान। कोई 3 ऐसी बातें आप बताएं कि ये तैयारी अगर मैं नहीं करता यूपीएससी की तो ये मैं कभी नहीं जीवन में सीख पाता। कोई 3 सीख। मैं आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करता तो 3 चीज़ें जो बता। सबसे पहले तो मैं मेहनत जो है वो करना मैंने सीखा कि मेहनत करना चाहिए। दूसरा है कि जो गरीब हैं, जो पुअर पर्सन है, उसके प्रति मेरी जो है उस संवेदनशीलता जो है वो बहुत अधिक रही, क्योंकि तैयारी के दरमियान मैं जब भी जाता था तो लोगों को गरीब देखता था, जो रिक्शा वाले हैं, चाय वाले हैं, या उनसे बातें करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता था कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने सीखी। तीसरी बात है कि जो एक बार आपने 2 साल की तैयारी की तो बाकी पूरी लाइफ जो है आप चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी या स्टेट को कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अगर नेशन को बहुत कुछ देना है तो मुझे लगता है कि ये भी एक जरिया तरीका हो सकता था। ये चीज़ मैंने सीखा है कि अगर देश को कंट्रीब्यूट करना है, देना है, तो आईएएस में बना हूँ। हालांकि दूसरे भी जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर व्यापारी हैं, हमारे जो फार्मर हैं, वो काफ़ी कुछ देश को दे रहे हैं। तो एक चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिला, सहनशीलता सीखने को मिली कि कोई भी कुछ बोले तो चुपचाप रहना है, सुनना है और अपने कार्य से जवाब देना है, बोलने के बजाय। ये तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है, वह काफ़ी कुछ करने के बाद भी उतना प्यार जनता देती है, कभी कभी नहीं भी देती है। ये तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। अच्छा, तैयारी जब आप करते थे तो तैयारी के दौरान क्या मतलब टाइम टेबल रहता? जब मन होता था तभी पढ़ते थे या पूरा टाइम टेबल सुबह से नहीं सुबह ये करना है फिर ये करना है, पूरा सेट था? टाइम टेबल आपका जीवन उस समय कैसा? टाइम टेबल पहले से सेट होता था और मन के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि मन तो कभी नहीं चाहता पढ़ना, क्योंकि लेजीनेस होती है, हम आलसी होते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अपने ड्रीम को जब हम अपने टारगेट को सामने फिक्स करते हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। टाइम टेबल जनरली होता था कि जब मैं स्टूडेंट था तो मॉर्निंग में 5 o'clock में जग जाता था, उसके बाद पढ़ाई करता था, फिर 8 o'clock के आसपास जो है ब्रेकफास्ट करते थे और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते थे। दोपहर के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जनरली लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, मैं दोपहर में पढ़ता था, क्योंकि न्यूज़पेपर ज़्यादा टाइम मैं देना नहीं चाहता था और 30 मिनट्स के आसपास उसको समय देना होता था। इवनिंग के टाइम में मैं ग्रुप डिस्कशन करता था, फ्रेंड से मिलता था और बुक स्टॉल पे जनरली मैं इवनिंग टाइम में जाता था। वहाँ बैठ खड़े ही 1 घंटे तक बहुत सारी बुक जो है मैं वहाँ रीड कर लेता था। एक फ़ायदा ये होता था, और जब आप कुछ चेंज करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद होता है। तो ये पूरी रूटीन थी और नाइट में मैं पूरा रिवीजन करता था। और जब एग्ज़ाम का समय आता था तो मैं यही रूटीन फॉलो करता था, लेकिन एग्ज़ाम जब नहीं होता था तो नाइट में मैं ज़्यादा पढ़ता था। मॉर्निंग में सोता था और 10 से 11 बजे दिन में उठता था। तो ये पूरी नाइट में पढ़ता था जब एग्ज़ाम का 1 महीना पहले तक, यानी कि मैं, क्योंकि मुझे उसमें डीप कंसंट्रेशन होता था, इसलिए मैं नाइट में ज़्यादा प्रेफर करता था पढ़ना। जी। अच्छा, यूपीएससी के इंटरव्यू को लेके बहुत हवा बना होता है कि अरे ऐसा कुछ भी पूछ देते हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, अरे क्या कितनी बटन हैं, कौन से ऑटो में आए थे, गाड़ी नंबर क्या था, ऐसे ही प्रश्न। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? आप जब गए इंटरव्यू देने तो कुछ ऐसे प्रश्न भी क्या अटपटे से आए, या फिर ये था कि नॉर्मल इंटरव्यू था? और आपके इंटरव्यू के बाद आपको कैसा लगा कि नहीं, या भरोसा जम गया कि नहीं अब तो हो जाएगा काम, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने 2 इंटरव्यू दिए। पहले इंटरव्यू मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, सेकेंड में मेरा फिल्म नहीं हुआ था। तो पहले इंटरव्यू में मैं डर सा गया था और पहला इंटरव्यू था और इस कदर डर गया था कि अंदर जाने के बाद पूरी जो है माइंड भी ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी याद नहीं कि क्या जवाब देना है, क्या मैं जवाब दे रहा हूँ। पहला इंटरव्यू में मेरा लग रहा था कि ख़राब हुआ है। बाहर निकलने के बाद भी मैं निराश था कि, और ऐसा हुआ ही, 2-3 नंबर से मेरे रिजल्ट हुए भी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू मेरे 55 मिनट चले थे और काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू। और इंटरव्यू के दरमियान जो है क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए, बिहार से भी, इंडिया से भी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे मैं रिसर्च कर रहा था, इसलिए उन पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे। लगभग 50% एपीजे अब्दुल कलाम से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से कुछ अटपटा टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऑटो से आए हैं, कैसे आए हैं, कितने बटन हैं, इस तरह के वो केवल पूछे जाते हैं आपको चेक करने के लिए कि आप घबरा तो नहीं रहे हैं, या इस तरह से। ऐसे भी मुझे भी अभी भी ये पता नहीं है कि मेरे कितने शर्ट में बटन लगे हुए हैं। जनरली वैसे क्वेश्चन को वो आपके ज्ञान या फिर आपकी पर्सनालिटी चेक के लिए नहीं होती है, आपके पेशेंस को चेक करने के लिए, आप घबराते हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए होता है। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, 55 मिनट। निकलने के बाद ये लग गया था कि मेरा रिजल्ट होगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था जी। और इंटरव्यू बोर्ड के सभी जो मेम्बर्स थे काफ़ी सेटिस्फाइड थे। तो मेहनत, ये भरोसा आपके ऊपर जमवा देती है कि नहीं, काम हो सकता है बस। और लवासना सर एक ना, वो इतना
कह सकते हैं कि यूपीएससी वालों के लिए हम ही हस्तो जैसा है कि जन्नत है तो वहीं है। तो वो बड़े एस्पिरेंट्स एक्साइटेड रहते हैं। हमारे पास कमेंट्स में कई वीडियो आते हैं कि लवासना के बारे में बताइए। तो आप जब लवासना गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, माहौल कैसा था आप लवासना के गेट के सामने जब पहली बार गए? देखिए, लवासना के पास जैसे जाते हैं तो रोम रोम जो है पूरा खड़ा हो जाता है, जिसके लिए आपने ड्रीम देखा था। और जनरली बोलते हैं लवासना मसूरी जाना है और तैयारी के समय से ही आपका एक टारगेट होता है कि लवासना मसूरी में जाकर ट्रेनिंग करनी है। और इतने हिली एरिया में है तो वहाँ का वेदर भी इतना अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रहा। और जैसे फाउंडेशन बैच के बाद अब फेज़ 1 फेज़ 2 भी किया हमने, तो काफ़ी अच्छा था। हॉस्टल अच्छे थे, क्लासेज रूम अच्छे थे। और पहले मैं बस समझे कि आसमान में लोग उड़ते हैं, वहाँ जाने के बाद एकदम जैसा लगता है कि हम जन्नत में निश्चित रूप से आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लीन है, इन्वायरमेंट कितनी अच्छी है, वेदर भी अच्छा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो लवासना का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और सभी स्टेट से जो एक्सपीरियंस आते हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है एक्सप्लोर करने के लिए, कि आप पूरे इंडिया को समझते हैं, क्योंकि साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के सभी कैंडिडेट सभी स्टेट से होते हैं। तो उनसे जब आप मिलते हैं तो आप उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज का भी कुछ बैरियर्स होता है, छोटे जो जहाँ के होते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो एक दूसरे को सीखते हैं, लर्न करते हैं। और पूरा का पूरा बैच जो है वो एक तरह से एक फैमिली की तरह हो जाता है, और सभी फ्रेंड हो जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा लगता है जी। लेकिन सर मतलब जो बाहर हैं, हम लोग हैं, जो और लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे यूपीएससी के, या फिर देखते रहते हैं कि लवासना में होता है, तो लवासना में 24 घंटे में होता क्या है? देखिए, क्या करते हैं 24 घंटे में? सबसे पहला तो काम यही होता है कि 4:30 के आसपास जो है आपको उठाया जाता है और या उठना पड़ता है। पीटी शुरू हो जाती है, कई बार ट्रैकिंग होती है मॉर्निंग के टाइम में, कई बार रनिंग होती है, वॉकिंग होती है। ये पूरी की पूरी मॉर्निंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद आप वॉलंटियरली चाहे तो बैडमिंटन खेलें, स्क्वैश, जो भी आप खेलना चाहते हैं। और लगभग जो है 9:10 9:15 से क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बीच में आपको जाना होता है मेस में आप ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर क्लासेस शुरू होती है। क्लास के बीच में जो है वो टी ब्रेक होती है, फिर लंच ब्रेक होती है, लंच ब्रेक के बाद भी एक टी ब्रेक होती है, और फिर इवनिंग टाइम में आपका क्लास ओवर होता है 5:30 के आसपास। 5:30 के बाद के समय में आप चाहें तो अब दूसरी एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। वीकेंड में ट्रैकिंग होती है, उसमें कई बार कई फेस्ट होते हैं, कई अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। उसमें आपको मॉर्निंग के टाइम में कई ऑप्ट करते हैं कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है तो हॉर्स राइडिंग करनी है, फिर आपको आर्म्स का जो है उसकी ट्रेनिंग, तो अलग अलग ट्रेनिंग्स का सेगमेंट होता है। और ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा होता है। उसमें आप देखेंगे आउटडोर भी जाने का मौका मिलता है, जिसमें कि भारत दर्शन भी आप जानते हैं कि पूरे भारत दर्शन का भी आपको मौका मिलता है। अटैचमेंट भी होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, पार्लियामेंट के साथ भी, तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कई बार आर्मी के साथ, कई बार एयरफोर्स के साथ, नेवल के साथ, तो सभी जगह अटैचमेंट आपका होता रहता है। प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो कंपनीज है उसके साथ भी, तो अटैचमेंट से आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं। पूरी ट्रेनिंग इसी तरह से चलते रहती है और काफ़ी इन्जॉयफुल होता है। वो क्लास भी होता है, कई बार होता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होती है, कुछ क्लासेज भी सिखाई जाती है। आपकी प्रोक्योरमेंट से लेकर आपके इथिकल, आपके मोरल वैल्यूज, एवरीथिंग जो है उसमें कवर किया जाता है। यूपीएससी की तैयारी में तो समय लगता ही है, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी प्रॉपर आईएएस बनने तक, जो फील्ड पे प्रॉपर आपके कलेक्ट्रेट में नियुक्ति तक जो है बड़ा समय लग जाता है। वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा समय होता है, तो ऐसा क्यों होता है? कितने साल की ट्रेनिंग क्या कैसे होता है? देखिए, कलेक्टर बनने से पहले आपको एसडीएम और फिर बीच में सीईओ जिला परिषद बनाना जरूरी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाती है। तो समय जो है वो 3-4 साल लगता है और आपको पूरा डिसिप्लिन, अनुशासन और लर्न करना पड़ता है। लर्न प्रैक्टिस एक वर्ड है कि आपको सीखना और उसको प्रैक्टिस करना होता है, तो आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग और फिर फील्ड में उतरते हैं, तो अब तब आपका जो है मुकाबला होने लगता है आईएएस टू आईएएस, मतलब आईएएस के बीच है नहीं, आपको क्रीम के बीच आपकी लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब है कि कंपटीशन होती है। जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें लाखों लोग होते हैं और फिर आप उसमें से सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन के बाद जो सिलेक्टेड है उनके बीच का जो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, तो वो भी इंजॉयफुल होता है। लेकिन बनने में, प्रॉपर आईएएस बनने में, कहने का मतलब ट्रेनिंग के बाद का जो समय होता है वो 2-3 साल का समय लगता है और आप सब कुछ सीख जाते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, आप काम करते हैं। आपकी फील्ड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉर्मल रहा, सब ठीक ठाक? कुछ एक थी, मैं गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, तो बड़ा जिला था, वहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी था। अलग अलग एरियाज में सीओ, बीडीओ जो पोस्ट थे मैं होल्ड किया, मैंने वहाँ सीखा। अच्छी ट्रेनिंग रही और काफ़ी, चूँकि मेरे ट्रेनिंग कलेक्टर भी काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया। तो ट्रेनिंग के हिसाब से मैं देखूँ तो बहुत अच्छा रहा। और फील्ड का ट्रेनिंग होता था, गांव के लोगों से मिलने का मौका खूब मिला, तो गांव के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन बहुत सारी हुई। ये तो ठीक है। अब
आपकी सर लव लाइफ के चर्चे भी बड़े मशहूर हैं सारे, मतलब न्यूज़ चैनल्स पे लगातार हम लोग देखते रहे कि आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। तो और जो भाभी जी हैं, आपकी जो वाइफ हैं, वो भी सिविल सर्विसेज में है। तो क्या ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और एक्चुअली कहाँ के मिले, कैसे मिले? बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जी। तो मेरी ट्रेनिंग थी और बिहार मिनिस्ट्री सर्विस से आती है, तो इंटरेक्शन हुआ। बाद में हम एक दूसरे को, मुझे लगा कि हम दूसरे के लिए कंफर्टेबल है, अच्छे हैं, तो उसके बाद वहाँ से लव लाइफ जो है शुरू होती है। और फिर 1 साल के बाद हम लोगों की शादी होती है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये लव लाइफ की जो जर्नी है, हालांकि देर से शुरू लेकिन अच्छा हुआ। और फिर जो है हम लोग देखेंगे कि कई मैरिज के दरमियान जो अलग अलग जो हमारे रिचुअल्स हुए थे उसके भी काफ़ी वीडियो जो है न्यूज़ चैनल पे वायरल हुए। एंगेजमेंट का टाइम का देखें या फिर मैरिज के टाइम में भी जो हल्दी का रस्म है या संगीत का है, और आपने बहुत देखा होगा डांस वगैरह। मतलब लाइफ को मैं एंजॉय करता हूँ, मेरी वाइफ इसी तरह की है, लाइफ एंजॉय करने में लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट है, एक हमारा पर्सनल अपना लाइफ भी होता है, और ऑफिस और सर्विस का टाइम अपने सर्विस पे फोकस करते हैं। बहुत बढ़िया। आप मतलब वैलेंटाइन भी मनाते हैं, आप मंदिरों में जाके पूजा भी कर लेते हैं, आप लोक सेवक तो हैं ही, और मतलब आप एक स्थापित लेखक भी हैं, आप टीचर भी हैं। इतना सब सर मैनेज कैसे होता है सर? देखिए, टाइम सबके पास 24 घंटा है लेकिन 24 घंटा में अगर टाइम निकालना हो तो आपको अपने अंदर से जो भी आपकी हॉबी है, आप जिसके प्रति आपका पैशन है, उसके प्रति आप जरूर समय निकालते हैं। समय आपके पास जितना है उसमें समय निकालना चाहिए। और एक ही लाइफ मिली है, तो एक जीवन अगर मिली है तो इस जीवन को मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपको लगता है सब चीज़ सब तरह से जी लेना चाहिए। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं छूटनी चाहिए कि बाद में जब हम बूढ़े हो जाए, मरने की स्थिति में आए, तो लगा कि एक चीज़ ये छूट गया था। ऐसा ना हो, इसलिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा जी, यावत जीवित सुखम जीवित, केवल पहली लाइन, दूसरी वाली नहीं। मेहनत करिए उसके लिए। और सर आपने एक मिशन 50 नाम से संस्था भी आपकी है, वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो हैं उनको बढ़ाने का काम होता है, उसमें कई तरह से मदद की जाती है। वो क्या है, उसका नाम मिशन 50 ही क्यों रखा गया है, उसके पीछे कोई लॉजिक? देखिए, मिशन 50 में पहले हम लोगों ने, जब मैं IAS बन गया, IAS के बाद ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो IAS बन गया और पटना में ही रहा, दिल्ली में आया नहीं था, इंटरव्यू देने आया था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना उनको गाइड किया जाए। और गाइड करने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम 50 एस्पिरेंट्स को एक टेस्ट के द्वारा, कॉमन टेस्ट के द्वारा सिलेक्ट करेंगे। तो चूँकि 50 को सिलेक्ट करना था और एक अभियान हमने रखा था, इसलिए हमने मिशन 50 रखा, क्योंकि 50 को हम लोग को सिलेक्ट करना था। तो मेरे अलावा और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ गए, मिशन में जुड़ गए, और उन्होंने सपोर्ट किया, और यह काफ़ी कुछ सक्सेस भी रहा। आप देखेंगे कि बिहार और दूसरे स्टेट में भी, खासतौर से बिहार में जो स्टेट PCS के मैक्सिमम अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मिशन 50 से जुड़े हुए। जो भी यहाँ से पास कर जाते हैं वो नेक्स्ट टाइम जो है अपनी समय और वॉलंटियरली जो है वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। मिशन 50 में अगर एडमिशन लेना हो किसी एस्पिरेंट को, कैसे मिलता है, क्या होता है? साल में 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अभी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक में होनी है, UPSC और BPSC दोनों बैच के लिए। UPSC के 50 और BPSC के 50 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें कि यह देखा जाता है कि 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़, दोनों को 50-50% के हिसाब से। और एक बार वो करेक्ट कर जाते हैं एग्ज़ाम, फिर उनकी पूरी प्रिपरेशन और मटेरियल्स वगैरह हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। जी, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है मुझे पता है, लेकिन एक कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो सिविल सर्विस एस्पिरेंट को कि नहीं, ये आपको हमेशा याद रखनी है ये बात आपकी तरफ से? एस्पिरेंट्स को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करें, टाइम पास ना करें। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अपने तन और मन दोनों को बिल्कुल कंबाइंड करके अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप यह सोचेंगे कि अगले साल होगा, तो कुछ समय निकल जाता है, अटैम्प्ट निकल जाता है और फिर पछतावा आता है। इसीलिए अटैम्प्ट लेने से पहले भी प्रिपरेशन ज़रूरी है। बिना प्रिपरेशन आप अटैम्प्ट कभी ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की है तो पूरी डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अपने थॉट्स आप डेवलप करें। कोचिंग और क्लासेस के थॉट्स के आधार पे आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस आपको होना है। इसलिए आपको जुनून के हद तक अपनी जो अंदर की जो जुनून है उसको बाहर लाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। केवल सोचने से नहीं होगा, मेहनत काफ़ी करनी होती है, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3 बातें मैं लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप हमेशा जो है स्टडी करें, थिंकिंग करें और राइटिंग करें। इस प्रोसेस से अगर आप करते हैं, UPSC में सिलेक्शन होने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। सर बहुत धन्यवाद, इतने व्यस्त समय के बाद भी आपने समय निकाला और अभी हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए। बहुत धन्यवाद।